आज मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील कर रहा हूँ क्योंकि आज मैं जिस इंसान का बायोग्राफी आप लोग के सामने लाने जा रहा हूँ उनका खुद मेरे लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। उन्होंने मेरे माइंडसेट को बहुत हद तक ट्रांसफॉर्म किया, इवन ये बोल सकते हैं मेरे अर्ली लाइफ को भी बहुत हद तक ट्रांसफॉर्म किया। उनका वीडियोज का कलेक्शन अभी भी मेरे लैपटॉप में रहता है। ही इज़ वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट इंस्पिरेशन। और मैं जिस इंसान के बारे में बात कर रहा हूँ वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं। उनका नाम है मिस्टर संदीप माहेश्वरी। He is the founder and CEO of Images Bazaar, the world's largest collection for Indian stock images, and he is one of the greatest inspirational speaker of the world. His videos and the seminars transformed many lives, and recently he hit a milestone of 20 million subscribers on his YouTube channel, and it became the world's largest non-profit YouTube channel. तो चलिए बिना देरी किए हुए जानते हैं उनके लाइफ के बारे में कि कैसे वो उस लेवल का सक्सेस अचीव कर पाए अपने लाइफ में। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि कैसे हम लोग अपने लाइफ में उस लेवल का सक्सेस अचीव कर पाए, उनसे कुछ सीखने का कोशिश करेंगे। Please give an energetic and warm welcome to the one and only Sandeep Maheshwari. उनकी इतने सारे अचीवमेंट को सुन करके आपको लग रहा हो कितने कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी, कितने आसानी से उतने बड़े बड़े क्राउड को वो मोटिवेट कर पाते, इंस्पायर कर पाते। लेकिन वो बचपन में इसके एग्जैक्टली अपोजिट थे। वो बचपन में काफ़ी ज़्यादा शाई थे, उनका बहुत ही कम फ्रेंड था। हाँ, लेकिन वो मारपीट में बहुत रहते थे। भले वो पीट जाते थे लेकिन मारपीट बहुत करते थे। और जब तक वो प्राइमरी स्कूल में थे तब तक वो पढ़ाई पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। और जब वो 10th क्लास में जाते तब उनको रियलाइज होता है, उनको लगता है कि अगर मैं इसी स्कूल में रहा और इसी तरह से जीते रहा तो मेरा कुछ होने वाला नहीं है। और उसके बाद वो अपना स्कूल चेंज करने का सोचते हैं। लेकिन जब वो 10th क्लास में ही थे तो उनको जिम ज्वाइन करने का मन करता है। उसके बाद वो एक जिम ज्वाइन करते हैं, लेकिन वहाँ पर उनका दोस्ती कुछ ऐसे लोगों से हो जाता है जो कि गलत ट्रैक पे थे। गलत ट्रैक पे थे मतलब क्या, वो लोग सिगरेट पीते थे, टाइम पास करते थे, पढ़ाई पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। तो उनके संगत का असर इन पे भी होने लगा और धीरे धीरे वो भी ये सब स्टार्ट करने लगे। और 10th क्लास के अंत तक जाते जाते ये लगभग एक चेन स्मोकर बन चुके थे। उनका 11th क्लास भी लगभग इसी तरह से गुजरा। और 12th क्लास में उनके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो उनके लाइफ को बहुत हद तक ट्रांसफॉर्म कर दिया। उसको ध्यान से सुनिए। मुझे याद है एक दिन मैं अपने एक दोस्त के साथ में खड़ा हुआ था एक पान की दुकान पे। एक खुफिया सी पान की दुकान होती थी घर के साइड में, जा करके कोई देख ना ले। तो हुआ क्या कि मैं अपने फ्रेंड के साथ में खड़ा हुआ था वो पान की दुकान पे, और बातें चल रही थी इधर उधर की। तो वैसे ही मेरे अंदर से पता नहीं क्या आया, मैंने उससे पूछ लिया। मैंने कहा भाई और बता आगे का तेरा क्या प्लान है यार, क्या करना है आगे। तो बोला ये करना क्या है यार, 4-5 साल ऐश करेंगे, 12th है अपना जो है, थोड़ा बहुत नंबर ला के किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, ऐश करेंगे 4-5 साल। उसके बाद में मैं ट्राई करूँगा कुछ करने का, हो गया तो ठीक है, नहीं तो जा करके अपने पापा के ऑफिस में बैठ जाऊँगा। ये उस बंदे की वर्डिंग थी। उसने इतनी सी बात कही और मेरी हालत खराब। मैंने कहा भाई मैं क्या करूंगा। तो वहां पर मेरे को बड़ी भयानक टेंशन हुई। सिगरेट को लिया, बुझाया। दोस्त ने कहा क्या हुआ है। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं यार, अभी थोड़ा मूड नहीं है, बाद में बात करता हूँ। सिगरेट को बुझाया और एक वो दिन है, एक आज का दिन है, उसके बाद मैंने सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया। तो इसके बाद वो घर आकर काफ़ी ज़्यादा डीपली सोचने लगते हैं कि मैं क्या करूँगा। उन लोग के पास तो उनका फैमिली का बिजनेस है, उनके पास उतना पैसा है, उनका कुछ ना कुछ हो जाएगा, बट मेरा क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का उसको एग्जैक्टली आंसर तो नहीं मिलता, लेकिन उनके अंदर से एक आवाज़ आता है, सिर्फ एक लाइन कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है। भले एग्जैक्टली क्लियर नहीं हो कि हमको क्या करना है, लेकिन हमको कुछ ना कुछ खास तो करना ही पड़ेगा। और देखो किसी भी इंसान का जब लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाला है तो उसका सबसे पहला इंडिकेशन यही होता है कि उसके अंदर से आता है कि नहीं अब हमको कुछ ना कुछ करना ही है। देखो सेम इस तरह का रियलाइजेशन मेरे साथ भी हुआ था कि जब मैं कॉलेज में था तो हमको एग्जैक्टली क्लियर नहीं था कि हमको लाइफ में करना क्या है, लेकिन इतना ज़रूर अंदर से आता था कि कुछ ना कुछ तो ऐसा करना है जिससे दुनिया में कुछ ऐसा करें जिस दुनिया याद रखे। ऐसा थोड़े ना बस आए और गए, कुछ तो ऐसा करना है जिससे ह्यूमैनिटी पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकें। और इस इंसिडेंट के बाद वो संदीप माहेश्वरी काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान देने लगते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि उनका 12th क्लास में काफ़ी अच्छा मार्क्स आता है। लेकिन जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तो उनके फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। उनके फादर का बिजनेस में लॉस होने के कारण, जिसके कारण वो खुद अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारा अलग अलग चीज़ ट्राई करते हैं। जैसे वो बहुत सारा पैम्पलेट छपवा कर एक हेल्पलाइन खोलते हैं कैरियर काउंसलिंग के लिए। और इस दौरान वो एक इंस्टीट्यूट से टाई अप
कर लेते हैं, जहाँ पे उनको लोगों का एडमिशन करवाने पे उसका उनको कमीशन मिलता था और ये उनके लाइफ का पहला बिजनेस एक्सपीरियंस था। और जब वो 12th क्लास पास किए तो उनको MBA करने का बहुत ज़्यादा मन था, लेकिन MBA करने के लिए आपका कॉलेज का पास आउट होना, ग्रेजुएट होना कंपलसरी होता है। लेकिन उनका इस तरह का सोच था, उनका इस तरह का नेचर था कि उनके पास पेशेंस बहुत कम था। वो चाहते थे जो भी हमको बाद में करना है उसको अभी क्यों नहीं किया जाए, उसको डायरेक्टली क्यों नहीं किया जाए। उसके कारण वो MBA की इक्विवेलेंट क्या अभी किया जा सकता है उसको खोजने लगे और उसके बाद वो एक NIS नाम का एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग। उसका करिकुलम उनको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है और वहाँ पे उन बहुत कुछ सीखते हैं, काफ़ी वैल्यूएबल नॉलेज उनको मिलता है। और वो खुद बोलते हैं कि अभी जो कुछ भी वो कर रहे हैं, मतलब सेमिनार लेना, वीडियो बनाना, इन सब में उस ट्रेनिंग का बहुत बड़ा रोल था। लेकिन जब वो ट्रेनिंग ख़त्म होने वाला था उसके जस्ट 1 मंथ पहले उस ट्रेनिंग को वो छोड़ देते हैं, उस कॉलेज को वो छोड़ देते हैं और वो ये बोलकर छोड़ते हैं कि जो सीखना था अब सीख लिए, इसमें कुछ रखा हुआ नहीं है। मतलब क्या, उनका माइंडसेट इस तरह का था कि वो उनका सर्टिफिकेट और डिग्री पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं था, उनका फोकस मेन था लर्निंग पे। इसके साथ ही वो एक MLM कंपनी ज्वाइन किए होते, एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन किए होते और वहाँ पे वो बहुत सारे लोगों को स्टेज पर बोलते हुए देखकर उनके अंदर से भी आता था कि मैं भी कुछ इस तरह का करना चाहता हूँ, मुझे भी कुछ इस तरह का आगे जाकर करना है। हो सकता है वो इंसिडेंट उनको आगे जो करने वाले थे उसका क्लू दे रहा था। देखिए, आप फ्यूचर में कुछ भी बनना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, उसका कुछ ना कुछ क्लू आपको पहले से ही मिलना स्टार्ट हो जाता है। और इस MLM कंपनी में ज्वाइन करने का उनका एक और बेनिफिट ये हुआ कि उनका माइंड काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड हो गया था। मतलब क्या, कहाँ वो सोच रहे थे कि 10,000 15,000 का जॉब मिल जाए वो मेरे लिए बहुत है, वहीं पे वो बहुत सारे लोगों को वहाँ पे देख रहे थे कि जो स्टेज पर जा करके ये बोल रहे थे कि हम महीनों का लाखों कमा रहे हैं। और इसको सुन करके उनके मन में आया कि अगर ये लोग ये इतना कमा सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद उनका माइंड काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होता है, लेकिन उस कंपनी में वो काफ़ी कुछ खास नहीं कर पाते हैं और धीरे धीरे उस कंपनी को छोड़ देते हैं। उसके बाद उनको याद आता है कि उस कंपनी का एक प्रोडक्ट था लिक्विड सोप करके, जो उनको लगा कि इस तरह का प्रोडक्ट तो मैं भी बना सकता हूँ। उसके बाद वो बहुत सारा एफर्ट लगाकर, कुछ जुगाड़ लगाकर वो प्रोडक्ट खुद से बनाते हैं और उसको मार्केटिंग करने लगते हैं, उसको सेल करने लगते हैं। लेकिन ये भी प्रोडक्ट उतना ज़्यादा नहीं चलता, इवन उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ता है। और इसके फेलियर के बावजूद फिर वो 2003 में दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं BCom करने के लिए। और वहाँ पे वो इसलिए एडमिशन लेते हैं क्योंकि वहाँ पे अटेंडेंस का उतना ज़्यादा लफड़ा नहीं था, अटेंडेंस का उतना ज़्यादा चक्कर नहीं था, जिसका उनको बेनिफिट ये हुआ कि उनको बहुत सारा अलग अलग चीज़ ट्राई करने का मौका मिला। जैसे कि जो कॉलेज के दौरान ही वो एक मॉडलिंग करना स्टार्ट किए थे। उनका एक दोस्त था, वो भी उनके साथ मॉडलिंग करता था। एक दिन हुआ ये कि उनका जो दोस्त था वो अपना एक पोर्टफोलियो बनवा कर लाया था और इनको दिखा रहा था। तो उस पोर्टफोलियो को देखकर इनको काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी जागा कि मतलब ये कैसे होता है। उसके बाद इनको फोटोग्राफी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आया और उसके बाद वो क्या करते हैं, एक 2 सप्ताह का फोटोग्राफी का कोर्स ज्वाइन करते हैं, एक 7,000 का कैमरा लेते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने आसपास के लोगों का, अपने फ्रेंड्स का, अपने फैमिली का फ्री में फ़ोटोशूट करना स्टार्ट कर देते हैं। और वो फ्री में फ़ोटोशूट भी करते थे, फिर भी उस काम को काफ़ी ज़्यादा पैशनेटली करते थे। मतलब क्या, जो वो फ़ोटोशूट करना सुबह में स्टार्ट करते थे, जब तक अंधेरा नहीं हो जाता तब तक उस काम को बंद नहीं करते थे। इवन उनका जो भी मॉडल था जिसका वो फ़ोटोशूट करते थे, वो परेशान नहीं हो जाता तब तक वो छोड़ते नहीं थे। इतना ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व थे उस फोटोग्राफी में। इवन वो बोलते थे कि जब वो दिन भर फ़ोटो खींचते थे उतने बड़े कैमरे को लेकर, तो जब रात में जाते थे घर पे तो उनका बॉडी काफ़ी ज़्यादा पेन करता था। लेकिन वो बोलते हैं वो पेन भी उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था और उस काम को वो बार बार रेगुलर करते जा रहे थे। इतना ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व थे, इतना ज़्यादा पैशनेट थे फोटोग्राफी में। लेकिन उसमें उतना कुछ अर्निंग नहीं हो रहा था। उसके बाद उनका एक दोस्त आता है जो एक दूसरे MLM कंपनी ज्वाइन किया हुआ था और उनको बोलता है इस MLM कंपनी में आप भी ज्वाइन कर लो, इसका काफ़ी अच्छा अर्निंग पोटेंशियल है। और उस कंपनी का नाम था जापान लाइफ करके। और वो संदीप महेश्वरी भी उस कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं और धीरे धीरे समय के साथ वो ठीक ठाक ग्रो करने लगते हैं। और एक समय आता है जब वो एक अच्छे लेवल पर पहुँच जाते हैं और काफ़ी अच्छा अर्निंग करने लगते हैं। लेकिन उनको लगता है कि नहीं, अब इसमें जो करना था हम कर लिए, इसमें अब कुछ रखा हुआ नहीं है। उसके बाद उनको अंदर से आता है कि नहीं, अब हमको अपना एक कंपनी स्टार्ट करना है, अपना एक ड्रीम कंपनी स्टार्ट करना है। उसके बाद वो अपने 3 कलीग के साथ मिल करके अपना एक कंपनी खोलते हैं, अपना एक ड्रीम कंपनी खोलते हैं। उस कंपनी से उनको इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था कि वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को सबको ये बोल चुके थे कि देखना ये कंपनी कितना सक्सेसफुल होने वाला है और मैं कितना सक्सेसफुल इंसान बनने वाला हूँ। इतना ज़्यादा उस कंपनी से उनको एक्सपेक्टेशन था, उम्मीद था। वो कंपनी सेल वाइज तो काफ़ी अच्छा करती है, लेकिन पार्टनरशिप में कुछ डिफरेंसेस होने के कारण वो कंपनी धीरे धीरे जब बंद होती है तो उनके पास 1 रुपया भी उनके हाथ में नहीं आता है।
और ये उनके लाइफ का इतना बड़ा फेलियर था कि उसके बाद वो इतना ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, इतना ज़्यादा हताश हो जाते हैं कि महीनों तक वो घर से बाहर नहीं निकलते, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं। और उनके पास एक डायरी होता था, उस डायरी पे वो अपना जो भी फेलियर था, जो भी अपना एक्सपीरियंस था उसको लिखते जाते थे। अपने पार्टनर्स के खिलाफ जो भी फ्रस्ट्रेशन था उसको लिख करके अपने उस फेलियर को भूलने का कोशिश करते थे। और एक दिन होता है जब उनका डायरी का आखिरी का जब 2 पेज बचा हुआ था, तो वो क्या करते हैं, एक ड्रॉर खोलते हैं, अपने ड्रॉर से एक पेन निकालते हैं और उस पेन को अपने उंगली पे चुभाते हैं और उस पे जो ब्लड निकलता है उस ब्लड से वो लास्ट के आखिरी 2 पेज में क्या लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एंड आई लिटरली रोट इट विद माई ब्लड ऑन दैट डे। मुझे नहीं पता कि मैं आगे क्या करने वाला हूं, मुझे नहीं पता कि मैं जिंदगी में कुछ कर भी पाऊंगा या नहीं, लेकिन एक बात पक्की है कि अगर मैं कुछ भी ढंग का कर गया ना अपनी जिंदगी में, तो मैं अपनी उस सक्सेस को अपने तक नहीं रखूंगा, शेयर करूंगा उन सब लोगों के साथ में जो मेरी तरह ही इस फेज से निकल रहे हैं। मैं तो रो लिया जितना रोना था, किसी और को नहीं रोने दूंगा, आगे आ जाऊंगा उनके। मैं हार रहा हूं कोई बात नहीं, किसी और को नहीं हारने दूंगा, उनको नहीं टूटने दूंगा, सामने आकर के ढाल बन के खड़ा हो जाऊंगा और आकर के उसको कहूंगा चल खड़ा हो, चल आगे बढ़। और उस दिन का वो इंसिडेंट उनके एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक इंस्पिरेशनल स्पीकर बनने का एक बीज बो दिया था। सोचो, उनके लाइफ का उतना बड़ा फेलियर उनको वो चीज़ दिया जिसके वजह से आज हम और आप उनको जान पा रहे हैं। मे भी वो इंसिडेंट अगर नहीं हुआ होता तो जो आज वो कर रहे हैं, मतलब सेमिनार्स लेना, वीडियो बनाना, ये सब वो नहीं करते हुए रहते हैं और आज हम और आप जो उनको जान पा रहे हैं वो नहीं जान पाते। इसलिए हमेशा याद रखना, आपके लाइफ में जब भी कोई फेलियर आता है वो हमेशा आपको एक नया और बेहतर डायरेक्शन दिखाने का कोशिश करता है, आपको गाइड करने के लिए आता है। हमेशा याद रखना, आपका लाइफ का कितना भी बड़ा फेलियर हो, उसके दूसरे तरफ आपका एक ऐसा अपॉर्चुनिटी इंतजार कर रहा है जिसको आप भी इमेजिन नहीं कर सकते हो। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार करता है उस फेलियर के दूसरे तरफ। उसके बाद धीरे धीरे अपने उस फेलियर से उभरते हैं और फिर से अपने लाइफ में एक बाउंस बैक करते हैं और उनका जो पैशन था उसको फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। उनका फोटोग्राफी जो पैशन था उसको फिर से फॉलो करना स्टार्ट करते हैं और लोगों का फोटो शूट करना स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे ठीक ठाक ग्रो करने लगते हैं, ठीक ठाक इनकम कमाने लगते हैं। लेकिन उस इनकम को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए 2003 में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं 10 घंटा के अंदर 100 से ज़्यादा डिफरेंट मॉडल का डिफरेंट पोर्टफोलियो बनाने का। और इस इंसिडेंट के बाद वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं और इसके बाद वो दिल्ली का बिजीएस्ट फोटोग्राफर में से एक हो जाते हैं और उनका इनकम काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने लगता है, काफ़ी सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन फिर उनके अंदर से आता है कि इंडिया में इतने सारे मॉडल्स हैं, सबको जॉब नहीं मिल पाता, बहुत ज़्यादा उनका शोषण होता है, क्योंकि वो भी एक मॉडल रह चुके थे जिसके कारण उनको मॉडल्स का जो भी पेन था, प्रॉब्लम था, उसका एहसास था। और मॉडल्स के इस पेन और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2005 में एक अपना कंपनी, एक स्टॉक फोटोग्राफी कंपनी स्टार्ट करते हैं इमेजेस बाजार के नाम से और 2006 में उसका वेबसाइट लॉन्च करते हैं। लेकिन जब वो वेबसाइट लॉन्च करते हैं तो वो कंप्लीटली फेलियर था, कंप्लीटली डिजास्टर था, क्योंकि उसको ओपन होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, बहुत ज़्यादा ओपन होने में टाइम लगता था, जिसके कारण उनका कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस में जाने लगा। उसके बाद वो खुद से बिना कोई आईटी एक्सपीरियंस के सारा प्रोग्रामिंग खुद से सीखते हैं, एल्गोरिथम काम कैसे करता है खुद से सीखते हैं और बहुत सारा एफर्ट लगाने के बाद, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद फिर से अपने उस वेबसाइट को रीलॉन्च करते हैं। उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। उसके बाद देयर इज़ नो लुकिंग बैक और उनका कंपनी काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने लगता है और वो एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। उनको बहुत सारा अवार्ड मिलने लगता है। फिर उनको रियलाइज होता है जो वो डायरी में लिखे थे कि कभी भी मैं अपने लाइफ में अगर ढंग का कर गया, कभी भी अपने लाइफ में कुछ सक्सेसफुल हो गया तो अपने उस सक्सेस को सिर्फ अपने तक नहीं रोकूंगा, बल्कि सारे लोगों के साथ शेयर करूंगा, उन लोगों के साथ शेयर करूंगा जो कि उनके ही जैसे फेलियर से गुजर रहे हैं और उनका मोटिवेशन बनूंगा, उनका साहस बनूंगा, उनको इंस्पायर करूंगा। और इसके लिए वो इंडिया के अलग अलग स्टेट में जाकर बहुत ज़्यादा सेमिनार्स लेना स्टार्ट करते हैं और काफ़ी लोगों को मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं। लेकिन जो उनका सबसे पहला पब्लिक अपीयरेंस का जो एक्सपीरियंस था उतना अच्छा नहीं था, वो ठीक से वहाँ पे बोल भी नहीं पा रहे थे, इवन वो कंप्लीटली ब्लैंक हो गए थे। So many people and second thing is इससे हम लोग को ये सीखना चाहिए, कोई भी इंसान कोई काम को परफेक्ट होकर के स्टार्ट नहीं करता, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाता है, उसमें काम करते जाता है, उसके बाद वो परफेक्शन तक पहुंचते जाता है। और आज देखिए वो कितने आसानी से कितने बड़े बड़े क्राउड को मोटिवेट कर पाते हैं, इंस्पायर कर पाते हैं और कितने लोगों का लाइफ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद वो 2012 में अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं, उस पर रेगुलर वीडियोज अपलोड करना स्टार्ट करते हैं और देखते देखते 2019 में एक माइलस्टोन अचीव करते हैं 10 मिलियन। इसके मात्र 2 साल बाद रिसेंटली 23 मई 2021 को
वो एक और बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव करते हैं, जो कि उस तरह का चैनल के लिए अचीव करना इम्पॉसिबल लगता है। वो माइलस्टोन था 20 मिलियन सब्सक्राइबर का। उसके बाद उनका जो चैनल है वर्ल्ड का लार्जेस्ट नॉन प्रॉफिट यूट्यूब चैनल बन जाता है। और इस तरह वो बहुत सारे अपने सेमिनार्स के थ्रू, वीडियोज़ के थ्रू लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं, इंस्पायर करते रहते हैं। बहुत सारे लोगों का, मिलियंस लोगों का लाइफ ट्रांसफॉर्म किया। इनमें से एक मैं भी हूँ जिसका लाइफ उन्होंने बहुत हद तक ट्रांसफॉर्म किया। मैं भी उनका एक स्टूडेंट हूँ। और ये सब वो सब कुछ करते हैं बिना कोई सेल्फ इंटरेस्ट के, सारा कुछ सेल्फलेसली करते हैं, बिना किसी से 1 रुपया लिए हुए ये सब करते हैं। सोचिए, इवन अपने यूट्यूब चैनल पे ऐड तक नहीं चलाते, इतना ज़्यादा सेल्फलेसली इन सब काम को करते हैं। सो ही इज एन रियल इंस्पिरेशन, ही इज एन रियल हीरो एंड ही डिजर्व लॉट मोर देन दिस। वी रिस्पेक्ट यू सर फॉर वॉट एवर यू आर डूइंग फॉर अस, फॉर आवर यूथ एंड फॉर आवर कंट्री। और अंत में इस वीडियो को उनके ही एक इंस्पायरिंग लाइन बोल करके अंत करना चाहूँगा। ध्यान से सुनिएगा। अगर आप अपने लाइफ में कुछ भी जो सच्चे दिल से करना चाहते हैं, पूरी ईमानदारी से करना चाहते हैं, जो आपके अंदर से आता है वो करना चाहते हैं, और इस संसार में एक भी ऐसा इंसान है जो उस काम को कर रहा है, तो आप भी उस काम को हंसते हंसते कर सकते हैं, क्योंकि ये भी होना आसान है। मेरा टाइम गया, आपका टाइम शुरू। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपने उनके लाइफ से क्या सीखा और कौन सा ऐसा चीज़ है जिसको आप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं अपने लाइफ में, क्योंकि जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे आपका लाइफ बदलने वाला नहीं है, ट्रांसफॉर्म होने वाला नहीं है। तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, स्पेशली उन लोगों के साथ जिनको लगता है इस वीडियो का ज़रूरत है, जो कि इस तरह का सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उनको हेल्प करने का कोशिश करेगा। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि फ्यूचर में इस तरह का और भी इंस्पायरिंग वीडियो आपको लोगों को मिलता रहे। फिर से मिलते हैं एक और इंस्पायरिंग वीडियो, तब तक के लिए बी यूनिक।